मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जेईई मेन का पहला फेज फॉर 2021 आज खत्म हो गया। जैसा कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, सुनने में आया कि पेपर वाज मॉडरेट, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा मुश्किल था, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ जेईई मेन एज ऑलवेज। तो आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की होगी, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से देखा होगा और एज एक्सपेक्टेड उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की होगी, बट कुछ ऐसे रीजनों के चलते पेपर बिगड़ गया होगा, और कुछ ऑब्वियसली ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने जो अपना सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जो स्ट्रगल करते रहे पूरे टाइम, रेस अगेंस्ट टाइम चलती रही अपने सिलेबस के लिए, और उस कारण उनका पेपर अच्छा नहीं गया। तो आज का एक वीडियो जो हमने बनाने की कोशिश की वो एक रियलिटी चेक वीडियो है कि क्या जिस दिन का भी पेपर खराब गया है या जिनका अच्छा भी गया है, आगे उनके लिए क्या कुछ है नहीं करने को, या जो उनको डिप्रेस्ड लग रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि यार हम में ही कोई खराबी तो नहीं थी, क्या ये सच बात है। तो एक रियलिटी चेक वीडियो हमने आज बनाने की कोशिश की है। ऑब्वियसली आप लोग आज जेईई मेन दे के समझ गए होंगे कि भैया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना कोई मजाक की बात नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात करना शुरू करते हैं कि जिनका पेपर खराब गया या जिनका अच्छा भी गया, आगे उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपना स्कोर इंप्रूव कर सके। क्या उनको ऐसे करना चाहिए कि बाई चांस उनका सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं रहा हो या कंप्लीट होने से रह गया हो, तो उनको क्या करना चाहिए कि ताकि अगले फेज में या फिर बिटसैट आने वाला है उसमें उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि क्या होना चाहिए हमारी अप्रोच आगे के एग्जाम्स के लिए, और क्या हमें डिप्रेस्ड होना चाहिए कि हमें एक लेसन लेना चाहिए आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अब जेईई मेन का फेज 2 बचा है आने को, बिटसैट बचा है आने को। तो अगर हमारा पेपर खराब भी हो गया तो ऑब्वियस सी बात यह है कि हमें हार नहीं मानना है। सीधी सी बात है, राइट, कि अगर आपका वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो अब क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि हम आगे के लिए अच्छा परफॉर्म करें। तो आज का दिन हम लोगों को ये वीडियो देखने के बाद एक रियलिटी चेक करना चाहिए। अब बार बार मैं रियलिटी चेक टर्म यूज कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है कि हमको अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि हम कितना कर चुके हैं, कितना हमें करने की जरूरत है। मतलब आसान भाषा में कहे तो कितना पानी में है हम लोग, वो हमको एक एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको आज ये देखना है कि क्या हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। तो चेक नंबर 1 हमें, आप लोग चाहिए तो एक कॉपी पेन ले लीजिए और लिखते जाइए कि क्या क्या हमको देखना है। पहली चीज जो आप लोगों को चेक करनी है अपने आगे के एग्जाम्स के लिए कि क्या हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। अगर हुआ था तो सिलेबस को, अब देखिए सिलेबस कंप्लीट हुआ था कि नहीं, ये कहना एक बहुत लेमैन टर्म है, इसको हमको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब ये है कि स्टेप नंबर 1 क्या हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीटेड थी, स्टेप नंबर 2 क्या हमने उसके एडिक्वेट क्वेश्चंस लगाए हुए थे, स्टेप नंबर 3 क्या हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाई थी, तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस के टर्म्स में मैं कह रहा हूं क्या हमारी प्रैक्टिस सफिशिएंट थी, और स्टेप नंबर 4 क्या उस चैप्टर के लिए हमने स्पीड से क्वेश्चन करने की कोशिश की। मतलब काफी बच्चे ये ऐसे भी होते हैं कि जो अगर उनको टाइम दिया जाए आराम से तो सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बच्चे जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो उनको टाइम की ही प्रॉब्लम होती है कि यार हम पे प्रेशर आ गया, हमें बहुत फटाफट सारे क्वेश्चंस करने थे, इसलिए हम नहीं कर पाए, और घर आके उनको लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो हमसे बन ही जाता। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था कि एग्जाम प्रेशर में मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाता था, बट घर आके जब मैं देखता था कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, ये मैंने किया हुआ था। तो ये एक चौथा एनालिसिस हम लोगों को करना है कि क्या ऐसा हुआ कि एग्जाम प्रेशर, एग्जाम क्लॉक के कारण हम लोग अपने क्वेश्चंस नहीं कर पाए। तो ये 4 चीजें देखनी है हमें सिलेबस कंप्लीट होने के लिए। अब बारी ये आती है कि क्या, अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या हमने कोई एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई की। अच्छा, अब एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ाई में मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या होता है, आप लोग भी रिलेट करेंगे इस बात। तो हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्या अप्रोच लेते हैं कि ठीक है फंडामेंटल्स अपनी जगह हो गए, बट वो पुराने साल के पेपर उठा लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। उनको बनने भी लगते हैं और उन्होंने मान लीजिए 10 साल के पेपर कर लिए। ऑब्वियसली बात है कुछ क्वेश्चन सिमिलर आएंगे, बट क्या हम ऐसे बच्चे को फुली प्रिपेयर्ड कहेंगे? ऑब्वियसली नहीं कहेंगे, राइट।
तो एक फंडामेंटल्स के साथ एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एडिक्वेट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाना, एडिक्वेट नंबर ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ही जरूरी है। तो हमको अगला चेक यही करना है कि क्या हमने मॉक टेस्ट किए थे। काफी लोग मॉक टेस्ट में क्या करते हैं कि घर में वो एग्जाम उतना फील नहीं बन पाता, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़े कैजुअल हो जाते हैं मॉक टेस्ट देते टाइम। वो लोग मॉक टेस्ट उतने अच्छे से अप्रोच नहीं करते, क्योंकि अब देखिए मॉक टेस्ट एज द नेम सजेस्ट हमको ऐसे अप्रोच करना है कि वो एक्चुअल एग्जामिनेशन वाला फील दे हम लोगों को, राइट। तो हम लोगों को नेक्स्ट चेक यही करना है कि जो भी हम लोग मॉक टेस्ट दें, जहां से भी जिस भी सोर्स से हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको वैसे ही दे जैसे हम एक्चुअल एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली प्रिपरेशन का मतलब यही है कि पुटिंग यू इन अ सिनेरियो एज क्लोज टू द एग्जाम एज पॉसिबल, राइट, ताकि आप लोग जब फाइनल एग्जाम दे तो ऐसा लगे ना कि भाई हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, ये अप्रोच भी एक गलत है कि हम लोग पुराने ईयर के पेपर सारे लगा ले और थ्योरी अच्छे से ना करें। ऑब्वियसली जब लास्ट में बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ होता है तब वो लोग यही करते हैं कि पिछले साल के पेपर कर लिए, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते उसमें। आप लोगों को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि अच्छा स्कोर करने के लिए फंडामेंटल्स कंप्लीटेड होना जरूरी है, और जो मॉक टेस्ट लगाए गए हैं वो कैजुअली नहीं, एग्जाम के सिनेरियो के एज क्लोज टू पॉसिबल होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट। ये आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को मॉक टेस्ट अच्छे से करनी है और थ्योरी अच्छे से करनी है। उसके लिए अच्छा एक और बात ये करते हैं कि बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं तब उनको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती रहती हैं और वो कहते हैं कि हाँ हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव ह्यूमन ब्रेन, राइट। 10 दिन बाद आप अगर उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे, 10 दिन तक उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, सीधी सी बात है। रिवाइज करने के लिए आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत है। अब बहुत लोग यहाँ मिसकंसेप्शन में क्या आते हैं, अरे तब तो समझ आ गया था, हम 10 दिन बाद भी कर लेंगे। अब वो इसी अपने एक माइंड स्पेस में रहते हैं कि हम कर लेंगे, बट जब वो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको एग्जाम का वो क्वेश्चन देके ये फील होता है यार ये तो किया हुआ था, ये कैसे नहीं बन रहा। उसमें 2 चीजें आपकी खराब हुई, इनफैक्ट मैं कहूंगा 3। आपकी प्रैक्टिस कम थी, आपने क्योंकि रिवाइज नहीं किया था। दूसरी चीज कि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन देख के पैनिक कर गए और उस पैनिक के कारण आप अपने दूसरे क्वेश्चन भी खराब कर दिए, तो हुआ नहीं आपका ट्रिपल लॉस। तो आप समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। किसी भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे बिटसैट में क्या है, 150 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली स्पीड चाहिए। जेई मेंस में आप लोगों को स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, बट उसके साथ थोड़े से क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहते हैं एज कंपेयर टू बिटसैट, तो आपके फंडामेंटल्स और ज्यादा क्लियर होने चाहिए। तो आपको एग्जाम बेस्ड अप्रोच थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यार अगर मेरा सिलेबस, एग्जाम बेस्ड अप्रोच कब देखना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पिकिंग स्किल्स जाननी पड़ेगी कि यार मान लीजिए अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पेपर कैन नॉट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टफ क्वेश्चंस। ये आपको रियलाइज करने की जरूरत है। सारे टफ क्वेश्चंस हमारे पेपर में नहीं आ सकते। अगर सारे टफ क्वेश्चंस आ गए तो सब निपटेंगे ये लिख के ले लीजिए आप, सब निपट जाएंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन पिकिंग सीखनी पड़ेगी कि हम लोगों को, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है ना, आप समझिए जिनकी प्रिपरेशन एक्चुअल में अच्छी होती है उनको ये समझ आ जाता है ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनेगा और ये मुझे बात के लिए छोड़ देना है। अब उसमें सारे इजी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि आपने मान लीजिए 80-90 क्वेश्चन में से 30-40 निपटा दिए, कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ेगा। उस कॉन्फिडेंस से आप मीडियम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी कॉन्फिडेंस से आप हार्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये होती है मोस्ट ऑफ द अचीवर्स की सक्सेस स्टोरीज, राइट। तो आप लोगों को मैं सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ। फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है आप लोगों को। सेकेंड चीज मॉक टेस्ट देने पे और उसको एज क्लोज टू एग्जाम बनाने पे ध्यान देना है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर को आफ्टर ये 2 चीजें हो जाए उसके बाद ध्यान देना है, राइट। सीधे पास्ट क्वेश्चन से आप लोग ये सोचें कि भैया हम लोग जेई मेन फोड़ देंगे, तो वो बच्चे पागल नहीं है जो 2 साल से बहुत दिल से बहुत मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। और चौथी चीज ये, जब आप कोई एग्जाम के लिए अप्रोच कर रहे हो, जैसे जेई हो गया या बिटसैट हो गया, तो आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी रखनी जिससे आप क्वेश्चन पिकिंग सीखें, ताकि आप सबसे आसान क्वेश्चन सबसे पहले निपटा दें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो ये थी हम लोगों की स्ट्रैटेजी कि भाई एक रियलिटी चेक जरूरी है, डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। होता है एन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, तो होता है कि आप लोगों की एग्जाम उतनी अच्छी नहीं गई हो जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप लोगों को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, अपने अगले गोल्स पे फोकस करना है ताकि
ऐसा ना हो कि आप डिप्रेस्ड रहें, डिसअपॉइंटेड रहें और आप अगली एग्जाम्स भी आप उसके कारण स्क्रू अप कर दें, राइट। तो चलिए ऐसे ही और वीडियो के साथ ऐसे ही रियलिटी चेक्स और ऐसी सजेशंस हमारे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ और आती रहेंगी। तब तक के लिए डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, और कोई भी हेल्प आप लोगों को लगे हमारी तरफ से तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए। और अपने को बिटसैट फोड़ना है, भले ही जेईई मेंस कैसा भी गया हो, उसके लिए आप लोगों के साथ काफी सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ 10Q चैलेंज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।